हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे। तो चलते हैं आज एमएससी थर्ड सेमेस्टर की। ये है हमारी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जूलॉजी का सिलेबस। काफी बच्चे कह रहे थे कि सर सिलेबस एप्लीकेशंस पे और यूट्यूब पे आप दे दीजिए ताकि हम लोग उसको एक बार रिवाइज कर लें और देख लें कि हमें कैसे पढ़ना और क्या क्या हमें जरूरी है इस टॉपिक के अंदर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आपके लिए काफी दिनों के बाद क्लास लगाई गई है, बट आप इसका रिस्पॉन्स जल्दी से दीजिएगा, ठीक? तो चलते हैं, क्लासेस शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लेके आ गए हैं आपके लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का। यह है फाइनल ईयर। फाइनल ईयर का सेमेस्टर 2 है। हम देख रहे हैं एमएससी जूलॉजी का सिलेबस। सबसे पहले बात करेंगे कोर्स टाइटल की। देखो, किसी भी सिलेबस को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे कोर्स टाइटल को देखना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इस पूरे सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा और हम किन किन टॉपिक को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं कोर्स टाइटल की बात करते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? पेपर नंबर फर्स्ट की। जब पेपर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, पेपर कोड आपके पास पड़ा हुआ है और ये है अप्लाइड जूलॉजी। अप्लाइड जूलॉजी, ये अप्लीकेबल जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं इसको। यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। पहले ये हमारे बीएससी थर्ड सेमेस्टर थर्ड ईयर्स में था, बाद में इसको फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर रख दिया गया था, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब हम कोर्स टाइटल की बात करते हैं तो यहाँ पे अप्लाइड जूलॉजी, ये रही हमारी किताबें, जल्द ही आपको मिल जाएंगी आपके प्ले स्टोर, यहाँ पे एप्लीकेशंस के स्टोर्स पे एंड वीएनआर स्टोर के ऊपर, ठीक। अभी ये हमारे पास पहला पेपर है। दूसरा पेपर, ये आपके पेपर का जो कह सकते हो कि परसेंटेज टाइटल है या फिर कितने नंबर का आएगा। तो आप जैसे पेपर पीछे दे रहे थे कि भाई ये मेरे पास वही 75 प्लस 25 का रेशियो होगा। 25 जो होगा वो आपके होम एग्जाम्स होंगे। कैसे होंगे? ये आपके होम एग्जाम्स होंगे। और ये जो 75 है ये आपके जो पेपर एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आपको ये मिल जाएगा। वही बात करेंगे पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी या रिप्रोडक्शनल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत ये भी हमारी पुस्तक जल्द ही आपको शेड्यूल किया जा रहा है, लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये दो आपके पेपर्स हैं, दोनों के अलग अलग किताबों आपको मिल जाएंगी। उसके बाद कोर्स टाइटल में हम तीसरे नंबर पे बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी ये आपका कंपलसरी पेपर होता है, ठीक है। तीसरा पेपर, ये लास्ट पेपर है कंपलसरी का। एंडोक्राइनोलॉजी हमारा, ये आपकी पुस्तक मिल जाएगी। अभी आपको बात करें कि पेपर नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर थर्ड, ये जो तीनों पेपर हैं ये तीनों एमएससी के सेकेंड ईयर में यानी फाइनल ईयर के थर्ड सेमेस्टर के लिए ये तीनों पेपर कंपलसरी होते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारे पास स्पेशल पेपर के रूप में जाने जाते हैं। पेपर नंबर 4 जो होता है वो स्पेशल पेपर होते हैं और स्पेशल पेपर में आपको चूज करने का मौका मिलेगा। जो आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट रखने हैं अपने सिलेबस के अंदर, वही स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आप अपने यहां से चूज करके देखेंगे। और दूसरी चीज है, यदि आप यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो ठीक है, आपको सिलेबस मिल जाएगा, ये चीजें सारे पेपर्स मिल जाएंगे। लेकिन आप किसी कॉलेज से हैं, किसी डिग्री कॉलेज से हैं, ठीक है, महाविद्यालय से हैं, तो वहां पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि वहां पे आपको कुछ बेसिक पेपर ही आपको पढ़ाए जाएंगे। हो सकता है कहीं पे कंपलसरी हो कि यही पेपर आपको पढ़ने हैं और बाकी पेपर आप नहीं ले सकते। ये चीज आप ध्यान देना। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर नंबर 4-1 की, यानी ए की। यहाँ पे हमें पढ़ना है फिशरी बायोलॉजी। फिशरी बायोलॉजी की एनाटॉमी या फिर यहाँ पे हम कह सकते हो कि टेक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी। पहले तो हमें बात करना होगा पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम के, उसके बाद हम उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी देखेंगे, जितने भी हमारे सिलेबस में फिशरी होंगे उनके बारे में वही बात करेंगे। ये इसकी पुस्तक है फिश एंड फिशरी। और उसके बाद हमारे पास पेपर नंबर 4B हो जाता है। पेपर नंबर 4B की एंटमोलॉजी देखनी है, यानी इंसेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। ये तो पूरी फिश के बारे में पढ़नी है, मछलियों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक। आप इसको भी ले सकते हैं, नहीं ये लेना है तो आप 4B को भी रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे एंटमोलॉजी पढ़ना है। एंटमोलॉजी के आपको पार्ट्स होंगे। पहला हमें मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखने हैं, उसके बाद हमें क्या देखने हैं, हमें यहाँ पे देखने हैं डेवलपमेंटल एंड इकोलॉजी। आखिरकार जो इंसेक्ट होते हैं उनकी मार्फोलॉजी क्या होती है, उनकी फिजियोलॉजी क्या होती है, वो डेवलपमेंट कैसे करते हैं, एंड उनकी इकोलॉजी, वो हमारे इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। वही हम पेपर नंबर 4 का जो सी है, तीसरा ऑप्शनल हमारे पास है, वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में साइटोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन इसका मेन मोटिव होता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का पुस्तक ये आपके सामने रहा। उसके बाद जब हम आप मेरे हिसाब से पूछोगे तो आप सेल बायोलॉजी ले सकते हो। आगे रिसर्च करने हो तो इसमें काफी अच्छा स्कोप है, या फिर आप
फिशरी और एंटोमोलॉजी दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, ठीक। लेकिन सबसे यदि आप कह सकते हो रिवाइवल टॉपिक आपके लिए होगा तो आप सेल बायोलॉजी आप ले सकते हो। ये आप कई बार पढ़े, क्लास 9th में पढ़े, 11th में पढ़े, बीएससी में पढ़े, फिर आ रहे हैं। ये दोनों टॉपिक आपके लिए नए हैं, लेकिन सेल बायोलॉजी आपके लिए पुराना है, थोड़ा सा मन लगेगा। बेसिक टर्म्स भी है, माइक्रोस्कोप, टेक्निक एंड टूल्स में पढ़ने हैं, और बाकी जो 3 यूनिट हैं वो छोटे छोटे हैं, आप उसको बड़ा आराम से स्टडी कर लेंगे, आपको बेटर होगा। और यही जो आप इन तीनों पेपर को, स्पेशलाइजेशन पेपर या स्पेशल पेपर के जो 3 में से एक कोई चूज करेंगे, वही आपको 4th सेमेस्टर में भी देना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रहे, ठीक। अब देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पेपर नंबर 1 की, यानी अप्लाइड जूलॉजी के कोर सिलेबस के, कि आखिरकार कोर सिलेबस के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है और इनमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक। हम यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। जब यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे तो हमारे पास आता है, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वा कल्चर के बारे में। किसके बारे में? एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर में ये होता है कि आखिरकार जो जितने भी जलीय जीव होते हैं जिनका हम लोग ठीक तरीके से पालन कर सकते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग फिशरी मिलेंगे, ऐसे फिशरी मिलेंगे जो हम लोग, जिसको हम कह सकते हो तालाबों में या फिर जो बावड़ियाँ होती है उनमें हम लोग पाल सकते हैं, और उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। हम लोग इसको देखेंगे काफ़ी, क्योंकि सिलेबस लंबा होगा, छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहे थे। उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशंस के बारे में बात करेंगे कि एनिमल्स के आखिरकार एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, पोल्ट्री कैसी होती है। एनिमल हस्बेंड्री आप जानते हो कि पशुपालन क्या होता है, उसके बाद पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन क्या होता है, ठीक। उनके ब्रीड्स कैसे होते हैं, कैसे कौन कौन से ब्रीड हमारे लिए जरूरी है, कैटल ब्रीड्स क्या है, आर्टिफिशियल, और सारे के सारे जो डेयरी उद्योग क्या है, डेयरी स्टॉक्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट कैसे की जाती है, केमिकल्स कैसे होते हैं, केमिस्ट्री ऑफ मिल्क क्या होता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में हम लोग इंडिया में क्या कैसे ग्रोथ कर रहा है, सबके बारे में डिटेल हम लोग दूसरे यूनिट के अंदर देखेंगे। उसके बाद तीसरा यूनिट हम बात करते हैं। तीसरे यूनिट में हमको देखना पड़ता है एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ये जो मधुमक्खी पालन है ये आपको तीसरे यूनिट के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आखिरकार बी कीपिंग क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद एपीकल्चर क्या है, एपी जो एपीस हमारे अलग अलग स्पीसीज होते हैं मधुमक्खियों की, वो कैसी होती है, उनके बिहेवियर कैसे होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, और जो हनी होती है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिटेल करके हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक। उसके नीचे हम आते हैं तो यही 3rd यूनिट के अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में देखना है कि रेशम उद्योग आज भारत में कहाँ है, और पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे सेरीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, और इनके कौन कौन से हमारे स्पीसीज हैं जो सेरीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक। इनके बारे में हमें डिटेल पढ़ना पड़ेगा। आगे CSR नेट और बाकी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 में चलते हैं। जब यूनिट नंबर 4 में चलते हैं तो सबसे अच्छा हमारा टॉपिक है वर्मी कंपोस्ट, जो कम मेहनत में ज्यादा काम करता है। वर्मी कंपोस्ट पिछले कई सालों से काफी तेजी से ग्रोथ किया है, ठीक। हम इसको देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इकोलॉजी देखेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे किसका, अर्थवर्म का, कि जो हमारा केचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, ये किस तरीके से हमारे वर्मी कंपोस्ट के अंदर, ठीक, क्या वर्मी कंपोस्ट या हमारे पास वर्मी कल्चर के अंदर कैसे इन्वॉल्व है, और किस तरीके से हमें बेनिफिट दे रहा है, जो हमारे फार्मर एरा है उनको कैसे ये बेनिफिट देता है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे उसी टॉपिक के अंदर हमारा एक सब टॉपिक बनता है जिसको वर्मी कल्चर और वर्मी कंपोस्टिंग मेथड कहते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार जो हमारा केचुआ है यानी अर्थवर्म है वो किस मेथड के थ्रू, हमारा वर्मी कल्चर के थ्रू किस तरीके से वो वर्मी कंपोस्ट का फॉर्मेशन करता है, उनके बारे में हमें डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से वेस्टेज लगते हैं, क्या क्या बनता है, सबके बारे में ड्रिल करना पड़ेगा। उसके बाद उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बात करनी है कि आखिरकार कह रहा है कि इकोनॉमिक्स ऑफ वर्मी कल्चर्स एंड वर्मी कंपोस्टिंग के कौन कौन से कल्चर्स हैं, और हमारे जो अर्थवर्म है उनके कौन कौन से स्पीसीज हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग में काम करते हैं, और C2 एप्लीकेशंस ऑफ वर्मी कल्चर्स क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे यूज करते हैं, और कैसा इनका यूज, कौन कौन से इनके यूज है वर्मी कंपोस्ट के। आज वर्मी कंपोस्ट काफी सरकार भी इन पे हेल्प कर रही है, क्योंकि रासायनिक खादों से हमारी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, और जितने फसलों को नुकसान पहुंच रहा है उतना ह्यूमन बींग्स को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए सरकार भी बढ़ावा देती है वर्मी कंपोस्ट के साथ। तो ये 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं, और चारों यूनिट में सबसे ज्यादा जो आपको जो मेहनत करना पड़ेगा बेटा वो है आपका पहला यूनिट। पहले यूनिट और दूसरे यूनिट में आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लीजिएगा, बाकी तीसरा और चौथा यूनिट काफी बेसिक है, आप यहां से काफी अच्छे नंबर ले जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। जो पेपर नंबर 2 की बात करते हैं, यहां पे हमें देखना है डेवलपमेंटल बायोलॉजी।
डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी बीएससी में हम पढ़ चुके हैं, इंटर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल चलेगा। और जब थोड़ा सा डिटेल चलता है तो यहाँ पे हमें हार्मोनस एंड जितने भी कह सकते हो कि बॉडी के एनाटॉमिकल कंडीशंस हैं उनको भी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें गोनाड्स के बारे में बात करते हैं और गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करना पड़ता है। गोनाड्स एंड गैमेटोजेनेसिस में हमें देखना पड़ता है कि आखिरकार जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें गोनाड्स कैसे होते हैं और उनमें गैमेटोजेनेसिस कैसे होते हैं उनके बारे में, और अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनमें गोनाड कैसे होते हैं, कैसे उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और उनके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। हम आगे देखेंगे कि आखिरकार हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस की कंडीशंस क्या है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन वर्टिब्रेट में कैसे होता है, और देखेंगे कि हमारे जो ओजेनेसिस या कह सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देखेंगे कि आखिरकार जो स्पर्म्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका कह सकते हो उनके निर्माण कैसे होते हैं। फिर उसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ ओवरी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद ओजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको सुपरओवेशन के बारे में बातचीत किया जाएगा। यानी कह सकते हो कि ये जो टॉपिक हमारे पास है यूनिट फर्स्ट का, यूनिट फर्स्ट 4 टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। 4 टॉपिक को कुल 8 या 9 क्लास के अंदर, कितने 8 या 9 क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका करा दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। जब यूनिट नंबर 2 हम गोनाड्स को देख लेते हैं और गैमेटोजेनेसिस को देख लेते हैं तो हमारे पास बचता है अगला प्रोसेस जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले देखना पड़ेगा हमें मैकेनिज्म कि आखिरकार फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म्स कैसे होते हैं, किसके अंदर, वर्टिब्रेट के अंदर। हम बात करेंगे यहाँ पे वर्टिब्रेट यानी ह्यूमन बींग्स के बारे में बातचीत किया जाएगा। ठीक है, इन विवो कंडीशंस क्या होता है, इन विट्रो कंडीशंस क्या होता है, दोनों के बारे में डिटेल देखना पड़ेगा कि 2 मेथड हमारे पास होते हैं, 2 मैकेनिज्म्स होते हैं। उसके बाद हमको पैटर्न ऑफ क्लीवेज देखना पड़ेगा कि आखिरकार चाइल्ड 1 डेज से लेकर ठीक आगे के जो डेज होते हैं मारुला ब्लास्टुला अवस्था तक कैसे ये ग्रोथ करते हैं और इनका पैटर्न क्या होता है और सेल डिवीजन कैसे करते हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें तीसरा टॉपिक इसमें देखना है पैटर्न ऑफ गॉस्टुलेशंस के बारे में देखना है। किसका, 2 लोगों को देखना है बेटा। यहाँ पे एक फ्रॉग यानी मेढक के बारे में बात करना है, एक हमारे पास चिक है, मुर्गी का मतलब मुर्गी है, मुर्गी के बच्चे कैसे बढ़ते हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करने हैं। तो कह सकते हो कि देखो एक टॉपिक तो हमारे पास हो जाता है कि मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद हम उन्हीं के अंदर पहला क्लास यहाँ पे देख लेंगे, दूसरा क्लास इन विवो और इन विट्रो कंडीशंस में हम लोग उसको डिफरेंस कर लेंगे। उसके बाद पैटर्न ऑफ क्लीवेज को डिटेल किया जाएगा। फिर उसके बाद पैटर्न ऑफ गॉस्टुलेशंस को अलग अलग किया जाएगा, एक फ्रॉग का किया जाएगा, एक चिक का किया जाएगा। ह्यूमन का पढ़ना होगा तो भी वो पढ़ा दिया जाएगा। यानी कह सकते हो कि 6 क्लास आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, हम बात करते हैं अब तीसरे यूनिट पे। तीसरे यूनिट पे हम बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में ये देखा जाएगा बेटा कि ऑर्गन का डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है या वर्टिब्रेट्स के अंदर ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है उनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करनी है यहाँ पे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स, यानी आपके काशी विद्यापीठ के सिलेबस में है कि ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उनको आपको पूरा एक साइंटिफिक तरीके से यानी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बेसिस पे या बायोलॉजिकल तरीके से आपको दिखाना है कि ब्रेन के डेवलपमेंट कैसे होते हैं। फिर उसके बाद डेवलपमेंट्स ऑफ आइज इन वर्टिब्रेट्स यानी आंखों का डेवलपमेंट कैसे होता है, इनके बारे में देखने 2 टॉपिक हमें दिया गया है ऑर्गेनोजेनेसिस में। एक देखना है ब्रेन के बारे में, एक देखना आइज के बारे में। कुल मिला जुला के यहाँ पे 2 क्लास यदि लंबा लंबा लिया जाए 2-2 घंटे का तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं। पहले बोल रहा है हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार रिप्रोडक्शन के समय हमारे कौन कौन से हार्मोन्स हमारे जरूरी होते हैं उनके बारे में बात करना पड़ेगा। एंड हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होते हैं वहां पे अलग अलग जो सेल्स होते हैं, कौन कौन से सेल काम कर रहे होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद और यहाँ पे मैकेनिज्म देख रहे हैं किसके, हमारे पास कह सकते हो कि ऑर्गेनोजेनेसिस के, कि जब ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक सेल्स टू ऑर्गन बन रहे होते हैं या सेल टू टिश्यू टू ऑर्गन बन रहे होते हैं, वहां पे क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं, सबके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे नंबर 4 में। ये है आपका पेपर। आपको अभी बता दें कि सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कुल लगभग 8 क्लास आपको मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो भूलने वाली चीजें होती हैं आपको याद करने पड़ते हैं, वो यूनिट 4 में याद करने पड़ते हैं। और आपका बाकी जो यूनिट है वो एक बेसिक है, एक थ्योरिकल है, वो अच्छे तरीके से निकल जाएगा। ठीक, ये चीज आप ध्यान देते रहिएगा। अब बात करते हैं एंडोक्रिनोलॉजी की। एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो छोटा सा टॉपिक हमारे पास है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
हम बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट की। यहाँ पे देखेंगे हार्मोन्स और मैसेंजर्स के बारे में कि आखिरकार कितने टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं और कितने टाइप के मैसेंजर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा, यानी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हमें स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन देखने हैं किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के। आखिरकार पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड्स, यानी 3 टाइप के जो ग्लैंड्स हैं, तीनों का डिटेल स्टडी करनी है, जितनी डिटेल आपसे हो सकती है। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे आपका एमसीक्यू नहीं होने वाला है, आपको यहाँ पे थ्योरिकल पेपर होगा। जब थ्योरिकल पेपर होता है तो ये बेसिक चीजें हमें कहीं ना कहीं ध्यान देनी पड़ती है, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। तो पहले तो बेटा हमको करना पड़ेगा हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन, एक क्लास तो यही बन जाएगा। पहले तो हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के केमिकल बिहेवियर क्या होते हैं, उनके पोजीशनिंग क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को डिवीजन कर लेंगे, यानी क्लासिफाई कर लेंगे, टाइप्स को क्राइटेरिया कर लेंगे। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा पहले पिट्यूटरी के बारे में, फिर हमारे पास पेनक्रियाज के बारे में, फिर एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। हमारा काम यहाँ से हो जाएगा, यानी कह सकते हो कि 4 से 5 क्लास हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 में चलते हैं। यहाँ पे हमें कह सकते हो फाइलोजेनी के बारे में बात करना है, किसके, थायराइड ग्लैंड। हमारे पास थायराइड ग्लैंड्स के बारे में हमें डिस्कस करना है और उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, पैराथायराइड्स कैसे होते हैं और गोनाड्स क्या होते हैं। ठीक है, कुल मिला जुला के 5 क्लास यहाँ भी बनेगा बेटा। उसके बाद हमें मिलेगा नेचर ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। हमें 2 हार्मोन्स मिलेंगे नेचर्स में यहाँ पे पढ़ने हैं। एक पढ़ना है पेप्टाइड हार्मोन्स कैसे होते हैं, उनके बिहेवियर कैसे होते हैं, वो कैसे एक्शन करते हैं किसी भी और टारगेट एनिमल और टारगेट सेल्स के ऊपर। दूसरा हमें पढ़ना है जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो टारगेट सेल के ऊपर कैसे उनके नेचर्स होते हैं एक्शन के, उनको हमें देखना है यहाँ पे। उसके बाद हमें बायोसिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स देखने हैं। हमें ये भी देखना है बेटा कि किस तरीके से हार्मोन्स का हम सिंथेसिस कर सकते हैं और किस तरीके से उनका सिक्रेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, उनको डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे अगला टॉपिक नंबर 4 देखने हैं कि न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या होते हैं और न्यूरो सिक्रेशंस क्या होते हैं और हार्मोन्स के बिहेवियर क्या होते हैं, इनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इन 2 क्लास छोटा छोटा यहाँ पे लेना है, ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से आता है अक्सर, ध्यान देना। यहाँ पे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या होते हैं और न्यूरो सिक्रेशन क्या होता है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा कि हार्मोन्स के बिहेवियर क्या होते हैं। हमने आपको बताया था कि कुछ ही दिनों में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, इस वाले सेमेस्टर में तो नहीं कह सकते, लेकिन अगले सेमेस्टर में आपको जब ये किताब मिल जाएगी एंडोक्राइनोलॉजी की, इसमें हमने डिटेल कर दिया है, हमने काफी काम किया, बस फिगर आउट करना बाकी रह गया है। ये चीजें, ये पुस्तक आपको फुलफिल कराएगा आपका पूरा का पूरा मास्टर डिग्री का जो भी सिलेबस है, सबके सब लगभग 200 से 250 या 300 पेज तक ये किताबें आएंगी। ठीक, अच्छे क्वालिटी के साथ प्रिंट किया गया है, इसको देखा गया है, सिंपली अब फिगर आउट किया जा रहा है। जैसे फिगर आउट हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके सिलेबस में सीएसआर नेट और बाकी एग्जाम्स के लिए हमने इनमें आपको दे रखा है। ये सीएसआर नेट और यूपीएससी ऑप्शनल एंड स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं, वो एलटी ग्रेड, आपको पीजीटी और टीजीटी, जिससे सारे के सारे जो टॉपिक एंडोक्राइनोलॉजी से आते हैं, सबके सब इनमें भरे गए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में एंड थ्योरी के सेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। हमने हार्मोन्स एंड बिहेवियर देख लेंगे। ये है हमारा पेपर नंबर 3 एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हमने बताया कि 3 ऐसे पेपर्स होंगे जो कंपलसरी होंगे, आपको ये करने ही पड़ेंगे। अब उसके बाद बचता है हमारा स्पेशलाइजेशन पेपर या स्पेशल पेपर। जब स्पेशल पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या बात करते हैं बेटा, जब स्पेशल पेपर के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ता है तो हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि आखिरकार क्या पढ़ना है। पहले नंबर फर्स्ट पे पढ़ना है हमें 4A में देखना है फिशरी। क्या देखना है? फिशरी बायोलॉजी या फिश एंड फिशरी के बारे में डिस्कस करना है। टेक्सोनॉमी एंड मार्फोलॉजी को डिस्कस करने हैं। यहाँ पे पेपर नंबर जो फर्स्ट है, फर्स्ट का पहला नोट है वो टेक्सोनॉमी है। हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर को देखने हैं और उनके फैमिलीज को देखने हैं कि उनके फैमिली में जो कौन कौन से स्पीसीज है, उनके टेक्सोनॉमिकल कंडीशंस क्या हैं, उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिश स्टडी। ठीक है, हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे फिश का, अलग अलग स्पीसीज का, वहां पे उनको प्रैक्टिकल के तौर पे भी देखते हैं और हम लोग थ्योरिकल सेक्शंस पे भी देखते हैं। ये आपका सिलेबस रहा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 में हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कैरेक्टर देखने पड़ते हैं अलग अलग स्पीसीज के, उनके ऑर्डर के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लगभग 3 या 4 ऑर्डर दिए गए हैं, 4 ऑर्डर दिए जाते हैं। 4 ऑर्डर्स
में कौन कौन से स्पेशली उनके कैरेक्टर्स हैं, उनकी डिटेल कह सकते हो कि मार्फोलॉजिकल कंडीशंस को यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक्सटर्नल मार्फोलॉजी इंटरनल मार्फोलॉजी देखना पड़ता है कि उनके बॉडी में इलेक्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं, पॉइजन ग्लैंड्स क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होते हैं, लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन कैसे होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होते हैं, पीनियल देखने हैं, हाइपोफिसिस देखने हैं, थायराइड देखने हैं, एड्रिनल देखने हैं, ढेर सारे जो हमारे ग्लैंड्स हैं सबके सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कह सकते हो कि स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गन होते हैं फिशरी में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको पूछना ही पूछना है पेपर में, ठीक। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तो आएगा ही आएगा, ठीक। एक 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा बेटा, कंफर्म होता है, और एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज आपको याद रहे, ठीक। तो ये मार्फोलॉजिकल कंडीशंस हम अभी देखेंगे जब हम क्लास ले रहे होंगे, तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा बेसिक सा। मैं ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाना चाह रहा हूँ। आगे देखो पेपर नंबर 4B की बात करें, यहाँ पे हमें देखना है एंटमोमॉर्फोलॉजिकल, एंटमोलॉजी के बारे में, उसकी मार्फोलॉजी देखनी है, उसकी फिजियोलॉजी देखनी है, एंड डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करना है। यहाँ पे पहले नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर्स एंड नेचर, ठीक है। यहाँ पे हमें किसी भी इंसेक्ट के पर्टिकुलर मार्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। दूसरा हमें देखना है उसकी एनाटॉमी कैसी होती है, किसकी, डाइजेशन सिस्टम, एंड हमारे पास जो न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी होता है किसी भी इंसेक्ट की, वो फूड कैसे लेते हैं और उनके बॉडी में कैसे पूरा एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है और उनमें ग्लैंड्स कौन कौन से पाए जाते हैं, सबके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा पेपर नंबर यूनिट नंबर 2 के अंदर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें देखने हैं उनके सर्कुलेटरी सिस्टम कि आखिरकार जो इंसेक्ट होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। उसके बाद उनमें हीमोलिम्फ की कंपोजिशंस कैसी होती है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बारे में बात करना है, उनके फिजियोलॉजी देखनी है कि आखिरकार एक्सक्रेशन कैसे होता है उनके बॉडी के अंदर। फिर हमें आगे चल के देखना पड़ेगा उनके पूरी कंप्लीट रिस्पायरेटरी सिस्टम, और रिस्पायरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा इंडो पैरासाइटिक इंसेक्ट के बारे में कि आखिरकार उनकी एडॉप्टेशंस क्या हैं, वो किस तरीके से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कैसे पैरासाइट्स के रूप में काम करते हैं, उनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन ऑर्गन के बारे में बात करने हैं, डिफरेंट मोड ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करना है कि उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है और वो किस तरीके से डेवलप करते हैं, ठीक। उनका डेवलपमेंट तरीका क्या होता है, डेवलपमेंट पैटर्न क्या है, डेवलपमेंट मेथड क्या है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको कंपलसरी देखने के लिए मिल जाएगा। वही बात करेंगे यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में हमें देखना है पूरा का पूरा उनका डेवलपमेंटल कंडीशंस कि हमारे पास पोस्ट एम्ब्रियोनिक कह रहा है डेवलपमेंट, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करें। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये देखा जाएगा उनका लार्वा कंडीशन क्या है, प्यूपी कैसे बनती है और हार्मोन कंट्रोल कैसे करता है इनको, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी बेटर टॉपिक है, 3 तो क्लास के अंदर ये तो निकल जाएगा। वही बात करेंगे पेपर नंबर 4B के 4th यूनिट के। यहाँ पे देखना इकोलॉजी क्या कह रहा है, इकोलॉजी रोल ऑफ टेम्परेचर, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, ये किस तरीके से हमारा इनका इको जो हमारे इन्वायरमेंट का इकोलॉजी है वहां पे किस तरीके से जो टेम्परेचर होता है उसका क्या रोल होता है इनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम देखना है ह्यूमिडिटी के बारे में देखना है, लाइट के बारे में देखना है, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इनका कह सकते हो ओरिजिन एवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो पूरा क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रहे। तो बेसिक सा है, आप इसको ले रहे हो तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। आप इसके पहले हमने बताया कि फिशरी लेनी है तो फिशरी को ध्यान से पढ़िएगा। फिशरी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी। ये काफी अच्छा चीजें हैं, इनके बारे में हमें देखनी पड़ती है और अच्छा भी है, देखने का मन भी करता है, बेसिक सी चीजें हैं। हमें यहाँ पे देखने हैं पहले के पहले पूरे के पूरे जो फेज कह सकते हो कि इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशंस, इलेक्ट्रॉन एंड स्क्रीनिंग माइक्रोस्कोप, या जो इलेक्ट्रॉन एंड स्क्रीनिंग माइक्रोस्कोप्स होते हैं इनके बारे में हमें बात करना है। पोलराइजेशन क्या होता है इनके बारे में, इंटरफेरेंस क्या होते हैं, उसके बाद कह सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ फेज क्या होते हैं, इनके बारे में बहुत बेसिक सा है। 5-6 क्लास के अंदर ये पूरा निकल जाएगा। दूसरा टॉपिक हमारे पास है थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ फेज के बारे में, ठीक है। ड्राइंग के बारे में, एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में, और उसके बाद रेडियो ऑटोग्राफी के बारे में, फ्लोरोसेंट के बारे में, एंटीबॉडीज टेक्निक के बारे में, एंड डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशंस के बारे में, मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर के बारे में। तो ये कुल 10 क्लास के अंदर बेटा आपको इसको दिखाया जाएगा
अगला है यहाँ पे नंबर थर्ड, यहाँ पे हमें देखना है पूरा पूरा थ्योरिकल बेसिस ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री कंडीशंस क्या होते हैं, ये आपको बीएससी में भी पढ़ाया गया था, फर्स्ट सेमेस्टर में से आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बायोकेमिकल जो एस्टिमेशंस होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, उनको कैसे देखेंगे, और प्रोटीन्स को, यानी 3 क्लास यहाँ पे आपको, 4 क्लास कर लो, 4 क्लास आपको यहाँ पे भी आपको बताया जाएगा। वही नंबर 4 देखेंगे केमिकल बेसिस ऑफ फिक्सेशन एंड कह सकते हो कि साइटोकेमिकल यहाँ पे पूरी साइटोकेमिकल कंडीशन देखने हैं, डीएनए, आरएनए, ग्लूकेगॉन, उसके बाद फास्फेट, एस्टर, डाई ऑक्साइड या डाईएच क्या होते हैं, उसके बाद बायोसिंथेसिस प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, यानी कह सकते हो कि पूरा सिंथेसिस वाले प्रोसेस को 10 क्लास के अंदर देख लेंगे, यानी 10 और 10 20 और कुल 30 क्लास, यानी 1 महीने का ये टॉपिक होता है। 1 महीने हम लगातार इसको क्लासेस के अंदर ले तो एक स्पेशलाइजेशन पेपर आपका निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपका पूरा प्यारा सा एक छोटा सा सिलेबस। हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया कि आखिरकार सिलेबस क्या है, कैसे इसको पढ़ने हैं, ठीक। हम लोग ये केवल बच्चों का रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैंने इसको डेवलप करा दिया, आपके सामने आपको दे दिया। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि आखिरकार कौन सा सिलेबस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहां से पहले चैप्टर से। यानी पहला हमारे पास क्या है, हमने देखा है अप्लाइड जूलॉजी के बारे में, कि अप्लाइड जूलॉजी के पेपर नंबर फर्स्ट जो है उसका नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कल से इसी टाइम, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।